नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से आरएएस 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज हम 2018 के 2018 के पार्ट 1 को करेंगे, मतलब लगभग 10 क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 को अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस और रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चंस हर एपिसोड में हर प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा, क्योंकि आरएएस के पेपर में 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आप लोगों ने 2021 के प्रीवियस ईयर्स को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। 2 एपिसोड में हम लोगों ने उसको भी किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा भी होगा और समझा भी होगा। उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि आपको पीडीएफ आसानी से टेलीग्राम पे मिल गया होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आरएएस 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टॉपिक हमारा सीसेट रहेगा, जिसके अंदर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग से है, जिसको कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आरएएस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, एजम्पशन मतलब पूर्वानुमान कह सकते हैं, या संकल्पनाएं भी कहते हैं उसको। कंक्लूजन है, जिसमें कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन से पूछा जाता है, जिसको कार्यवाही कहते हैं। उसके बाद आपके कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, एजम्पशन हो गया, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से पूछा जाता है, जो कि तर्क होता है, हिंदी में जिसको तर्क कहते हैं, कथन और तर्क। तो ये 4-5 टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग में या लॉजिकल रीजनिंग में, जिससे प्रश्न को पूछे जाते हैं बार बार। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है परिकल्पनाएं, मतलब इसको हम एजम्पशन के अंदर रखेंगे। इस प्रश्न में एक कथन के साथ 2 परिकल्पनाएं दी गई है, एजम्पशन दिया गया है। कथन है, यद्यपि वह मोटा है फिर भी वह तेज दौड़ता है। पूर्व धारणा है कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। दूसरा है, मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज दौड़ नहीं सकते हैं। तब पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या कोई भी इसमें अंतर्निहित नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले कथन को पढ़िए। बोल रहा है यद्यपि वो मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। मतलब जनरली इसका मतलब ये होता है कि मोटा व्यक्ति तेज नहीं दौड़ सकता। आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं ना, कि यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो कथन लिख रहा होगा, जो नोटिस दिया होगा, या जिसने ये बात कही होगी, उसका ये मानना होगा कि मोटा व्यक्ति नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ पे है कि पहला है, मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। देखिए इस कथन से ऐसी कोई भी बात यहां से निकल के नहीं आती है जिसमें हम लोग ये कह सकें कि मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां कमजोर होती है। ये हम अनुमान नहीं लगा सकते या हम लोग परिकल्पनाएं नहीं कर सकते। मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कथन लिखने वाला यही बात सोच के उस कथन को लिखा है कि मोटे व्यक्ति सामान्यतः तेज नहीं दौड़ सकते, फिर भी यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। इसका मतलब है कि इस कथन से इस कथन का निष्कर्ष या इस कथन की परिकल्पनाएं ये बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 यहाँ पे मेरा कथन में अंतर्निहित है। दूसरा है, निम्न पर विचार कीजिए। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, तर्क दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है। कथन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां होनी चाहिए? हाँ, पहला व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, यह उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ है। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे तर्क मजबूत है, 1 या 2, या कोई भी नहीं, यह दोनों तर्क यहाँ पे मजबूत है। मतलब दोनों व्यक्ति के द्वारा दिया गया तर्क यहाँ पे ठोस है। अब यहाँ पे कथन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धि, मतलब पूर्व अकादमिक उपलब्धि का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसकी बात कह रहा है। उसके आधार पर सरकारी नौकरी में भर्ती होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यय सहन करने में असमर्थ है। देखिए ये तर्क बिल्कुल भी जायज नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। कि मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं है एग्जाम में अप्लाई करने के लिए या उसके व्यय को मतलब
खर्च करने के मतलब व्यय को सहन करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसलिए उसके पूर्व अकादमिक बैकग्राउंड पे आप उसको सरकारी नौकरी दे दें। ये कहना बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, ये तर्क ठोस नहीं माना जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं निगेटिव है। दूसरा है कि नहीं, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ऐसा ना करें, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो मूल्यांकन होता है ना वो अलग अलग होता है। कई यूनिवर्सिटीज का मूल्यांकन थोड़ा सा टाइट होता है। टाइट का मतलब वहां पे आप कितना भी अच्छा लिख लें आपको मार्क्स ना थोड़ा कम ही मिलेगा। और कई यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप नॉर्मल तरीके से भी पेपर देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाता है। तो अब सोचिए उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना, जो बच्चा मेहनत करके अच्छा लिखा होगा उसके मूल्यांकन में उसको मार्क्स कम मिला होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे थोड़ा अन्याय हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी कहना बिल्कुल सही है कि मतलब ऐसा ना करिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ना करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो या अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। तो ये कहना बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति ने इस कथन का विरोध किया है या इस तर्क को उसने नकारात्मक मतलब तरीके से बोला है कि नहीं ऐसा ना करना है क्योंकि रीजन दिया है उसने, तो हम कह सकते हैं कि यह तर्क बिल्कुल सही है। तो मेरा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अब चलिए हम तीसरे कथन को देखते हैं, सॉरी तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन सिलोजिज्म से है। कथन है सभी शाखाएं फूल है, सभी फूल पत्तियां हैं। अब निष्कर्ष है, यहाँ पे कंक्लूजन है, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, सभी फूल शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं हैं। उत्तर देना है कि क्या केवल 3 तथा 4 अनुसरण करता है, सभी अनुसरण करते हैं, केवल 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, या कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब देखिए इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे कि सभी शाखाएं फूल है। मान लेते हैं ये शाखाएं हैं, ठीक है, ये सभी सभी के शाखाएं क्या है, फूल है। और सभी जो फूल है ना वो क्या है, पत्ती है। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सभी शाखाएं पत्तियां हैं। देखिए सभी शाखाएं पत्तियां हैं बिल्कुल, क्योंकि पत्ती के अंदर यहाँ शाखाएं हैं। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, देखिए कुछ पत्तियां शाखाएं, बिल्कुल सही बात है। सभी का जो रिवर्स जो स्टेटमेंट होता है ना वो कुछ ही होता है, तो कुछ पत्ती यहाँ पे शाखाएं हैं, ये भी सही है। सभी फूल शाखाएं हैं, देखिए सभी फूल शाखाएं नहीं हो सकता क्योंकि शाखाएं फूल के अंदर है ना कि फूल शाखाएं के अंदर है, तो मतलब ये कहना गलत होगा या डाउटफुल केस में ले सकते हैं। सभी पत्तियां शाखाएं हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि शाखा पत्ती के अंदर है ना कि पत्ती शाखा के अंदर है, तो ये भी गलत या इसको भी डाउटफुल के केस में आप रख सकते हैं। तो मेरा सही जवाब है कि केवल 1 और 2, मेरा जो कथन है ना, सॉरी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो कार्यवाही, अब यहां पे देखिए कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है कि दो कार्यवाही के एक साथ एक कथन नीचे दिया गया है। आपको कथन की प्रत्येक चीज सत्य माननी है तथा कथन में दी गई सूचना के आधार पर सुनिश्चित करना है कि तार्किक रूप से कौन सा कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन है कि कंपनी की नई भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कोर्स ऑफ एक्शन है कि कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। दूसरा है कि इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। अब है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2, कोई भी नहीं, या दोनों। अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन ये होता है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद सरकार या जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेता है, मतलब उसने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया, क्या कार्यवाही किया, हम उसी को समझते हैं कि उसमें कौन सा सही है। अब यह है कि कंपनी की नई भर्ती नीति कुछ आई होगी, उसके विरोध में बहुत सारे कर्मचारी ना बड़े लेवल पे सामूहिक अवकाश पर चले गए, आकस्मिक अवकाश, ठीक है। अब है कि कंपनी को नई भर्ती तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। देखिए अगर आप इस तरह से मतलब अपने मतलब डिसीजन को बैक करते रहेंगे तब तो कर्मचारी हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा करते ही रहेंगे। तो आपको उसमें क्या होना चाहिए ना, थोड़ा सोच समझ के विचार करनी चाहिए कि सही है या नहीं है, या आपने ये जो डिसीजन लिया ये सच में सबके हित में अच्छा था कि नहीं था।
तुरंत जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं किसी भी स्टेटमेंट को, कार्यवाही को, कंक्लूजन को, एजम्पशन को कमजोर बना देता है, तो ये गलत है। तुरंत तो वापिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमेशा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, ये भी कहना गलत होगा। उससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी समझदार हैं, किसी कारणवश मजबूरी में सामूहिक रूप में कई बार क्या होता है, समूह में साथ देना होता है, उस कारण चले गए होंगे, तो उसके भी साथ अन्याय हो जाएगा। तो सभी को यहाँ भी सभी वर्ड जो है ना, इसको कहीं ना कहीं कमजोर बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गलत है। जो यहाँ पे इनोसेंट है उसके भी साथ यहाँ पे अन्याय हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ना ही एक ना ही दो अनुसरण करता है। अब ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि x, y और z प्राकृत संख्याएं हैं, तो समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के विभिन्न हलों की संख्या आपको याद करनी है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को 6 पुराना है आपको, और ये प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं का मतलब ये होता है कि जीरो इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें केवल और केवल आपके 1 से लेके 9 तक के बारे में आपको सोचना है। तो ये क्या क्या हो सकता है आपको इसके बारे में सोचना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि एक्स वाई जेड में आप एक्स वाई जेड का मान बिल्कुल अलग अलग लेंगे। अगर अलग अलग लेंगे ना, तो एक ही संभावना है 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसी का मान 6 होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है। सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। आप ऐसे सोचिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? फिर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 ले सकते हैं। फिर देखिए 1 प्लस फिर उसके बाद आप ले लें 3, 3 1 4 2, 1 प्लस 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक का तो यहाँ पे संभावना खत्म हो गया, मतलब एक यहाँ पे एक्स का मान एक हम 3 ही बार ले सकते हैं ना। उसके बाद अगर हम लिखें 2 से, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 3 3 हो गया। फिर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर 2 प्लस 4 प्लस 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? प्राकृत संख्या है ना, सॉरी, 0 तो नहीं ले सकते ना। 2 प्लस 3 प्लस 1 है ना, 3 2 5 1 6। और फिर नहीं लिख सकते, 2 प्लस 4 ले नहीं सकते। अब हम 3 में चलते हैं, ठीक है। 3 में चलेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1 ले सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 3 1 4 2 6 ले सकते हैं। तो कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपके पास कोई संभावना है? उसके बाद हम लोग 4 प्लस 1 प्लस 1 भी ले सकते हैं ना, 4 2 6 हो गया ये भी। और कोई संभावना? 3 प्लस 3 नहीं ले सकते, 2 प्लस 2 प्लस 2 ले लिए, 1 प्लस 3 प्लस 2 ले लिए, 4 प्लस 1 ले लिए। और कोई एक ऐसी संभावना है तो बताइए। 1 2 3 आपने ले लिया, 2 2 2 ले लिया, 2 3 1 ले लिया, ठीक है, 3 1 2 ले लिया, 3 2 1 ले लिया, 4 1 1 ले लिया, 1 1 4 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 1 4 1। हाँ, एक संभावना ये भी तो ले सकते हैं ना आप, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये भी ले लीजिए। तो कुल मिला के इतनी ही संभावनाएं हैं जिसमें कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 प्लस 5 माइनस 2 का मान 33 और 10 प्लस 12 माइनस 5 का मान 119 है, तो 6 प्लस 8 माइनस 3 बराबर क्या होगा? अब एक बात देखिए, 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर कभी भी 33 नहीं होगा। 4 5 2, 4 5 9, 9 में 2 गया 7, 7 बराबर 33 लिखेंगे ना, तो 7 33 लिखाएगा भी नहीं। उसी तरह 12 10 22 में 5 17, 17 119, ठीक है, 17 गुना 7 119 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 गुना 7 35 होना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन नहीं है। तब क्या है यहाँ, तो देखिए 4 प्लस 5 माइनस 2 है ना, इसको 33 ऐसे लिखा गया है कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए 4 चौके 16 25, 16 25 41, 41 में 8 जाएगा तो 33 हो गया ना। अब अगले में देखिए 10 प्लस 12 माइनस 5 बराबर 19 कैसे लिखाया, तो देखिए 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 5 का क्यूब 125,
सॉल्व कीजिए तो देखिए 244 अब माइनस 125 करेंगे तो ये हो जाता है 119, है ना, 19 25 44, हाँ ठीक। उसी तरह अगर हम तीसरे को समझें तो मेरा उत्तर इसी से निकल जाएगा। 6 + 8 - 3 बराबर क्या होगा, तो देखिए 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, -3 × 9 × 27। तो 100 में जब 27 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 73 के बराबर होगा और यही मेरा सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखिए, वर्ग श्रेणी वाई बी बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू डी बटे एस, यू एफ बटे 0, एस एच बटे के और अगला पद क्या होगा। देखिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, यहीं से बता देते। देखिए एस टी यू एक लेटर छोड़ के, इसका यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, तो एक लेटर छोड़ के मतलब यहाँ पे क्या होगा आर एस, तो मतलब पी क्यू आर एस, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए क्यू, है ना, क्यू आर एस। तो क्यू से कौन सा शुरू हो रहा है, तो देख रहे हैं कि दो तो ऑप्शन कहीं ना कहीं कट गया। अब ऊपर देख रहे क्यू जे है, ऊपर भी क्यू जे है, तो अब ऊपर मत ढूंढिए, नीचे ढूंढिए कहाँ पे एफ और जी क्या आएगा। तो देखिए यहाँ डब्ल्यू एस ओ के, तो पीछे से चलिए के, मतलब के बाद ओ आता है, तो के के बाद एल जे के एल एम एन ओ, मतलब चौथा लेटर है ना ये। उसी तरह ओ पी क्यू आर एस, है ना, चौथा। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, चौथा। तो के से आप पीछे 4 लेटर सोच लीजिए क्या होगा। तो देखिए जी को अगर लें तो जी एच आई जे के, तो यहाँ पे जी ही होगा, क्योंकि अगर एफ लेंगे तो एफ जी एच आई जे के पांचवा लेटर है, तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे जी होगा, तो क्यू जे बटे जी होना चाहिए। तो मेरा सही जवाब है क्यू जे बटे। तो इलिमिनेट करके आप थोड़ा आसानी से बना सकते हैं। फिर से कह रहा है असंगत चुनिए, मतलब यहाँ पे कोई एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी ऐसे चला है, ए बी सी डी वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे एक्स और वाई होना चाहिए, तो मुझे लगता है यही गलत होगा, एक बार देख लेते हैं। एम एन ओ पी एस टी यू वी, बिल्कुल सही बात है, यही मेरा सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, वी वाई एक्स डब्ल्यू होना चाहिए, फिर सबके जैसा होता है। फिर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में एल ई डब्ल्यू एन एस एच एस आई पी एल ओ वाई का अर्थ सी इज ब्रिंगिंग कॉफी, डब्ल्यू आई आर एस यू टी एल ई डब्ल्यू पी एल ओ वाई का अर्थ ही इज ब्रिंगिंग टी, एस यू टी एल आई एम एन ए एस का अर्थ है टी ई एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, तो ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। अब एक बात समझिए, यहां पे क्या है ना कि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है कि आपको कॉमन ढूंढना होता है। तो देखिए पी एल ओ वाई पी एल ओ वाई, तो कहीं ना कहीं अब देखिए यहाँ पे एल ई डब्ल्यू भी है, तो यहाँ पे दो चीज सेम है। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे हमसे ही का कोड पूछ रहा है ना, ही का कोड तो यहाँ पे ही तो है ही नहीं, अच्छा इधर है ना ही, पी एल ओ वाई और पी एल ओ वाई, और यहाँ पे देख रहे हैं एल ई डब्ल्यू भी है, तो एल ई डब्ल्यू को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब यहाँ पे दो दो लेटर सेम होना चाहिए, बाकी NAS है HSI है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P क्या है, यहाँ पे दो लेटर सेम, इज ब्रिंगिंग को आप काट दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं LEW और PLOY का कोड कोई भी एक साथ तो होगा ही। अब मुझे ही का कोड ढूंढना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं WIRSUT, तो यहाँ पे SUT कॉमन दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, तो हम इसको SUT को हम सर्कल कर लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टी हमारा कॉमन दिख गया, तो यही मेरा SUT का कोड है। तो ये बचा ही अकेला। अब ही का कोड आराम से आप बता देंगे क्या है, WIR, तो ही का कोड यहाँ पे WIR। तो इसमें क्या होगा है ना कि ऑप्शन से मतलब क्वेश्चंस के अंदर कोड को इलिमिनेट करके आप बना सकते। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और डी का पिता है, एक पुत्री डी का पिता है, ई ए की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र हैं, ई वी की पुत्र वधू है, तो ए का संबंध बी से क्या है, मतलब ए किस प्रकार बी से संबंधित। अब देखिए बी एक पुत्र सी और बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, मतलब बी पिता है, एक पुत्र और एक पुत्री का, एक पुत्र सी
और एक पुत्री डी का पिता हो गया। ई ए की माता है, ठीक है, अभी रहने दीजिए। सी विवाहित है, तो चलिए सी को विवाहित बना दीजिए। कोई मेल व्यक्ति, कोई फीमेल है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये मेल है तो फीमेल ही होंगी। और उसका एक पुत्र है, तो उसका एक पुत्र है, मतलब यहाँ पे कोई मेल है। ई बी की पुत्र वधू है, तो देखिए ई बी की पुत्र वधू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ई हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पुत्र वधू होने का मतलब है कि यहाँ पे ये फीमेल एक ही होगी और वो है ई। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, अब यहाँ पे एक और चलते हैं। ई ए की माता है, ई जो है ना ए की माता है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ये तो तय बात है। अब बोल रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है ए हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा बी का। बी यहाँ पे मान लेते हैं मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो हर हाल में पोता ही होगा, जिसको हम लोग पौत्र कहेंगे। तो मेरा सही जवाब है पौत्र, है ना। तो कुल मिला के आज हमने आरएएस के एक पार्ट को कर लिया है। 2018 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है। 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया और 10 क्वेश्चंस को हम लोग फिर अगली बार कर लेंगे। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हमसे सीखते रहें। तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जब हम लोग आरएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करना चाहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस के साथ या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसी तरह हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे आगे आरएएस के लिए। जबकि अभी आपको एग्जाम का डेट फाइनल नहीं हुआ है, सितंबर अक्टूबर में डेट है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में पेपर होगा। तो वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को वॉच करें और टेलीग्राम चैनल पे जाके इस वीडियो के लिंक को और इस वीडियो के पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे आपसे और आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए शुक्रिया।